नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 का भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। बच्चों, ये जो शब्द है ब्रायोफाइटा, ये एक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है और जिसको दो शब्दों से मिलके बनाया गया है, ब्रायोन और फाइटा। ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस और फाइटा का अर्थ है पादप, यानी कि ऐसे पादप जो मॉस के जैसे दिखाई देते हैं। तो मॉस के समान दिखने वाले पादपों को ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, ये पादप जगत के उभयचर हैं। उभयचर या एम्फीबियंस किसको कहते हैं? एम्फीबियंस जंतुओं का एक वर्ग है, जिसमें मेढक एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये ऐसे जंतु होते हैं जिनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जलीय और स्थलीय दोनों आवासों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि पानी भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, तभी इनका जीवन चक्र पूरा होता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो हमारे ब्रायोफाइटा पौधे हैं, इनको भी भूमि और उसके साथ ही साथ में जलीय वातावरण या जल की अतिरिक्त अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों आवश्यक है। इसीलिए हम इनको ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियंस कहते हैं। ब्रायोफाइट्स हमेशा बहुत ही नम, आर्द्र और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। ये स्वपोषी पादप हैं, है ना, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है, पादप काय है, वो थैलस के समान है। थैलस शब्द का अर्थ क्या है वो हम पिछले वीडियो में पढ़कर आए हैं, यानी कि थैले के समान, है ना, थैलस, जिसमें विभिन्न प्रकार के पादप अंग, जड़, तना, पत्ती का कोई विभेदन नहीं है। लेकिन बच्चों, यहाँ थोड़ा सा अंतर होता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें शैवाल की अपेक्षा थोड़ा सा विभेदन पाया जाता है। थोड़े से विभेदन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इनके पास में मूल सम, दूसरा शब्द आता है पत्ती सम, और तीसरा शब्द आता है तनासम संरचनाएं। तनासम संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये क्या मतलब है? मूल सम यानी कि जड़ के जैसी, पत्ती सम यानी पत्ती के जैसी, और तना सम यानी तने के समान। तो हमें जो संरचनाएं यहाँ दिखाई देती हैं, जो विभेदन दिखाई देता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जड़, तना, पत्ती सब कुछ उपस्थित है, लेकिन वास्तव में ये जड़, तना और पत्ती नहीं होती, बल्कि उनके समान संरचनाएं होती हैं। तो ब्रायोफाइट्स में जो थैलस है वो थोड़ा सा विभेदित है, लेकिन फिर भी है वो थैलस ही, यानी कि जड़, तना और पत्ती अनुपस्थित है। ठीक है, इनके समान संरचनाएं उपस्थित हैं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो मुख्य पादप काय है वह अगुणित है। तो मैं यहाँ देखो जीवन चक्र बना रही हूँ, तो मुख्य पादप काय अगुणित, अगुणित है, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा युग्मकोद्भिद या गैमिटोफाइट। अब देखो, इस गैमिटोफाइट प्लांट के ऊपर दो तरह के जनन अंग, नर और मादा जनन अंग विकसित होंगे। तो जो नर जनन अंग हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर वापस आते हैं अपन नर जनन अंग। ठीक है, तो नर जनन अंग बच्चों कहलाते हैं पुंधानी। पुंधानी इसको कहते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, और जो मादा जनन अंग होते हैं यहाँ पर, वो बच्चों कहलाते हैं स्त्री धानी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्कीगोनियम। तो अब ये जो नर और मादा जनन अंग हैं, ये युग्मक बनाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक।
तो ये हो गया नर युग्मक और ये बन गई हमारी मादा युग्मक अंडकोशिका। तो इनके बीच में निषेचन होगा, इन दोनों का संलयन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो देखो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से ये हैप्लॉइड युग्मक बने थे, अब इनका संलयन हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन के फलस्वरूप बच्चों युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है, जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब ये जो द्विगुणित जाइगोट है ये स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि ये युग्मनज जो बना है ये स्वतंत्र नहीं होगा। अब ये युग्मनज एक स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही रहेगा। लेकिन गैमेटोफाइट के ऊपर ये किसका निर्माण करेगा, एक द्विगुणित पादपकाय, पादपकाय तो नहीं कहेंगे, द्विगुणित संरचना बनाएगा कुछ इस तरह की, जो फुट, ये है इसका फुट, ये कहलाता है भाग सीटा और ये भाग कहलाता है कैप्सूल। तो इस तरह से विभेदित संरचना बनाता है ये युग्मनज, जिसको कि हम कहते हैं स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। ठीक है, ये द्विगुणित संरचना है, 2n डिप्लॉइड। अब इस कैप्सूल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, या न्यूनकारी विभाजन भी जिसको हम कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वापस अगुणित स्पोर यानी कि बीजाणु उत्पन्न होते हैं और ये स्पोर वापस अंकुरित होकर गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बच्चों इनका जीवन चक्र चलता रहता है। अब इस जीवन चक्र में एक विशेषता देखो आप, क्या विशेषता आपको यहाँ नजर आ रही है कि ये जो द्विगुणित अवस्था है ये यहां से शुरू हुई निषेचन से, ठीक है, और कहाँ पे जाकर खत्म हुई, अर्धसूत्री विभाजन पे, जहां पर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित से अगुणित स्पोर्स का निर्माण हुआ। तो ये तो है द्विगुणित अवस्था और ये है जीवन चक्र की अगुणित अवस्था। ठीक है, तो ऐसा जो जीवन चक्र होता है, ऐसा जो लाइफ साइकिल होता है वो कहलाता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणितक अगुणितक जीवन चक्र। ठीक है, जहां पर अगुणित और द्विगुणित दोनों जो प्रावस्थाएं हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखो एल्गी में हम क्या पढ़कर आए हैं, ये अवस्थाएं स्पष्ट नहीं थी, ये जो द्विगुणित अवस्था थी वो वहां स्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट थी। लेकिन यहाँ पर जो द्विगुणित अवस्था है यानी कि स्पोरोफाइट, ये हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही रहता है, लेकिन फिर भी ये विभेदित संरचना है और स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र, किस तरह से जीवन चक्र इनका पूरा होता है। बच्चों ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन के साथ साथ कायिक जनन भी पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट्स को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। मॉसेस थोड़े से विकसित ब्रायोफाइट्स हैं। तो सबसे पहले अपन लिवरवर्ट्स को देखते हैं। देखो लिवरवर्ट का ये एक डायग्राम यहाँ पर, मार्केंशिया ये प्लांट का नाम है, ब्रायोफाइट का नाम है, जिसको कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब देखो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो बच्चों आप इसकी संरचना को देखो, तो ये आपको कैसे दिखाई दे रही है, इस तरह से लीवर के आकार का दिखाई देता है। तो इनके जो थैलस का आकार है वो लीवर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इनको हम लिवरवर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनका शरीर डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल शब्द का क्या मतलब है हिंदी में, पृष्ठाधार। मतलब इनका जो शरीर है वो एक तो डॉर्सल सतह है यानी कि पृष्ठ सतह, और दूसरी तरफ अधर सतह है जिसको हम निचली सतह या वेंट्रल सतह भी कहते हैं। तो ये है डॉर्सल सतह और ये है वेंट्रल सतह, अधर सतह या निचली सतह। तो शरीर दो स्पष्ट सतहों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बिल्कुल पत्ती के जैसा चपटा होता है। ठीक है, जैसे पत्ती होती है ना, पत्ती की हमें
एक ऊपरी सतह जो गहरे रंग की दिखाई देती है, और उसको पत्ती को उल्टा करके देखोगे तो वेंट्रल या अधर सतह जो हल्के रंग की दिखाई देती है। तो बिल्कुल वैसे ही इनका शरीर डॉर्सी वेंट्रल होता है और पत्ती के समान चपटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसकी जो डॉर्सल सतह है, ये वाली ऊपर वाली जो हमें दिखाई दे रही है डॉर्सल सतह, ये बच्चों चिकनी होती है, और इसकी जो नीचे वाली सतह होती है उस पर ये जड़ के समान, देखो ये आपको ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स एक कोशिक होते हैं और अशाखित होते हैं, यानी कि इनमें किसी तरह की कोई शाखा नहीं होती, यानी कोशिकाओं का कोई विभाजन नहीं होता, एक कोशिक संरचनाओं के रूप में ये पाई जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें जनन अंग डॉर्सल सतह पर विकसित होते हैं और एक विशेष शाखा में विकसित होते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये एक डॉर्सल सतह से निकली हुई शाखा दिखाई दे रही है। ये जो ब्रांच है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है बच्चों आर्किगोनियोफोर। और इसके ऊपर देखो ये डेवलप हो गया आर्किगोनिया, यानी कि ये क्या है हमारी आर्किगोनिया, क्या है हमारी स्त्रीधानी का विकास हो गया। इसी तरह से या तो सेम प्लांट पे या दूसरे किसी प्लांट या यानी थैलस के ऊपर ये स्ट्रक्चर है हमारा एंथ्रीडियोफोर, और एंथ्रीडियोफोर के ऊपर ये हमारा एंथ्रीडिया। ठीक है, यानी कि पुंधानी। तो पुंधानी और स्त्रीधानी ये दोनों या तो एक ही थैलस पे हो सकती हैं या अलग अलग थैलस के ऊपर हो सकती हैं, लेकिन ये जिस शाखा पर विकसित होते हैं इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर, यानी कि पुंधानी धर, और ये आर्किगोनियोफोर यानी कि स्त्रीधानी धर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जब ये इसके ऊपर स्पोरोफाइट विकसित होता है, देखो जो अपन ने बात करी थी अभी इनकी लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पर आर्किगोनिया के अंदर क्या होगा, एग सेल होगी, और यहाँ से एंथ्रोजोइड्स आएंगे और यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होगा। ये स्पोरोफाइट का कैप्सूल, इस तरह से यहाँ पर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट शो होगा। अब ये जो स्पोरोफाइट बच्चों यहाँ डेवलप होता है लिवर वर्ड्स में, वो थोड़ा कम विकसित होता है मॉसेस की अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फीमेल जो प्लांट है या फीमेल जो थैलस है उसके ऊपर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। और कायिक जनन के लिए देखो बच्चों यहाँ पर आपको थैलस में ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स ये ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं गैमा कप या जैमा कप। तो ये जो जैमा कप है ये यहाँ से जब अलग होके नीचे गिरेगा तो एक नए थैलस का निर्माण करेगा। तो कायिक जनन इस गैमा कप से होता है। ये लेंस के आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे बाइकॉनकेव, और ये एक वापस पूरे नए थैलस को बना सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट वर्ग ब्रायोफाइट्स का लिवर वर्ड्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब मॉसेस की। तो बच्चों मॉसेस में थोड़ी सी लिवर वर्ड से कुछ अलग विशेषता पाई जाती है, इसको आप अच्छी तरह से समझना जरा। तो क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट में स्पोर बना है हैप्लॉइड, ये स्पोर जब अंकुरित होता है तो अंकुरण के बाद में ये एक प्रथम तंतु बनाता है, प्रथम तंतु, जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। ये जो प्रोटोनीमा होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा तंतुमय होता है, इस तरह से शाखित होता है, इस तरह से, और विसर्पी होता है, यानी कि रेंग के चल रहा है, जमीन के ऊपर विसर्पी है, रेंग के चल रहा है। ठीक है, और इसका रंग हरा होता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्रोटोनीमा की, नंबर 1 ये कैसा है, विसर्पी, रेंग के चल रहा है, इसका रंग कैसा है, हरा। तीसरा पॉइंट
कि ये कैसा है, शाखित है, और चौथा पॉइंट, ये एक तंतु के समान दिखाई देता है। अब ये जो तंतुमय प्रोटोनिमा है, इसके ऊपर पार्श्व कलिकाएं पाई जाती हैं इस तरह से, ये पार्श्व कलिकाएं हैं। अब ये जो पार्श्व कलिकाएं हैं, यहाँ से एक सीधे तने के समान संरचना विकसित होती है, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस मुख्य अक्ष के ऊपर बच्चों सर्पिलाकार रूप से पत्तियां लगी हुई, पत्तियों के समान संरचनाएं, पत्ती सम संरचनाएं लगी हुई पाई जाती हैं। और बच्चों यहाँ पर राइजोइड्स भी उपस्थित होते हैं। जो ये पार्श्व कलिकाएं हैं ना, इनके साथ में यहाँ राइजोइड्स भी उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस के ऊपर ये पत्ती सम संरचनाएं उपस्थित हैं, और साथ ही साथ ये राइजोइड्स भी उपस्थित हैं। तो ये जो प्रथम तंतु से पार्श्व कलिका से दूसरी अवस्था निकली है, ये जो है अब इस अवस्था के ऊपर ये जो हमें संरचना दिख रही है, यहाँ पर जनन अंगों का विकास होगा, यानी कि पुंधानी व स्त्रीधानी, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, इनका विकास अब इस संरचना के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये मोसेस में जो डेवलपमेंट है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले तो प्रथम तंतु उत्पन्न होता है, और प्रथम तंतु के ऊपर जो है द्वितीयक वृद्धि होती है एक पार्श्व कलिका से, और इस द्वितीयक वृद्धि के ऊपर जो है लैंगिक अंगों का विकास होता है। क्लियर? तो चलो अब एक चित्र के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा मोसेस को और डिटेल में हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैंने एक मॉस फ्यूनेरिया को प्रदर्शित किया हुआ है। तो देखो, इसका आपको यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये देखो, पादप शरीर कैसा दिखाई दे रहा है, ये पर्णिल पत्ती के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो एक अक्ष के ऊपर सर्पिलाकार रूप में विन्यसित है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स में ये जो राइजोइड्स हैं, ये बहुकोशिक हैं और शाखित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, ये जो पत्तीदार प्ररोह है, इसके शीर्ष के ऊपर समूह में जनन अंगों का विकास होगा। अब यहाँ पर जनन अंग नहीं दिखाए गए, यहाँ पर सीधे आपको स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट दिखाया गया है। तो यहाँ पर जनन अंग विकसित होंगे, और जनन अंगों में जो अंड कोशिका होगी वो निषेचित होगी, और वो निषेचन के बाद में द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करेगी, और जाइगोट जो है वो अंकुरित होकर इस तरह का स्पोरोफाइट बनाएगा। ये स्पोरोफाइट थोड़ा अधिक विकसित होता है लिवरवर्ट्स की अपेक्षा, और ये फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित दिखाई देता है। अब ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उससे वापस हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो कायिक जनन, कायिक जनन कहाँ से हो रहा है बच्चों? प्रोटोनिमा से। प्रोटोनिमा के विखंडन से कायिक जनन भी होता है। तो यहाँ पर गैमा कप्स या जैमा कप्स उपस्थित नहीं है, और प्रथम तंतु जो है प्रोटोनिमा, उसके विखंडन से जो है हमारे नए मॉस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों लिवरवर्ट्स और मॉसेस का पूरा एक तुलनात्मक अध्ययन दिया है, जिसके सारे पॉइंट्स को आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो। ये पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आपको पीछे समझाए हैं। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। देखो, थैलस का आकार कैसा है? लीवर जैसा। यहाँ पर पादप शरीर हमें पर्णिल दिखाई देता है, और पत्ती के समान की संरचनाएं एक अक्ष पर विन्यसित होती है। शरीर डॉर्सी वेंट्रल और चपटा होता है, और इसमें डॉर्सल सतह चिकनी होती है, और वेंट्रल सतह पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी राइजोइड्स होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? इसमें राइजोइड्स एक कोशिक और अशाखित है, यहाँ राइजोइड बहुकोशिक है और शाखित है। जनन अंग डॉर्सल सतह पर
एक विशेष शाखा पर विकसित हो रहे हैं जिनको पुंधानीधर या स्त्रीधानीधर कहते हैं, और यहाँ पर जनन अंग पत्तीदार प्ररोह की शीर्ष पर विकसित हो रहे हैं। स्पोरोफाइट कम विकसित है, यहाँ ज्यादा विकसित है। कायिक जनन के लिए जैमा कप्स होते हैं और यहाँ पर प्रोटोनिमा के विखंडन से कायिक जनन होता है। तो ये लिवरवर्ट्स और मॉसेस में अंतर है। इसके साथ ही आप दोनों का एक एक डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्लियर? चलो अब लास्ट पॉइंट अपन ब्रायोफाइट्स का कवर करते हैं कि ब्रायोफाइट्स का महत्व क्या है। तो बच्चों ब्रायोफाइट्स जो पौधे हैं ये सक्सेशन इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है, जहां पर कोई भी जो बेयर लैंड होती है, मतलब कोई बंजर जगह है जहां पर कभी कोई पौधा नहीं था पहले, तो ऐसी बेयर लैंड या चट्टान के ऊपर लाइकेन्स के साथ मिलकर ये मिट्टी का निर्माण करते हैं। यानी बेयर लैंड को ये किसमें कन्वर्ट करते हैं, धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, और इस मिट्टी को ये तैयार करते हैं कि इसके ऊपर दूसरे पादप उग सकें। ठीक है, तो सक्सेशन के क्रम में जो सबसे पहले जो पायनियर स्पीशीज होती है, मतलब सबसे पहली जो पादप प्रजाति होती है, तो वो लाइकेन्स के साथ में ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इकोसिस्टम में रोल है कि ये हमारे लिए मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं, और वो भी कैसी जगह जहां पर कोई पौधा नहीं उग रहा है। ठीक है, देखो सेकंड इसका महत्व देखो, इनकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लगभग जो इनका खुद का जो बॉडी वेट होता है ना, उससे लगभग 24-25 गुना ज्यादा इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये इससे भी ज्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा पानी स्टोर करने के कारण इनका प्रयोग पैकिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत सारे जीवित पौधों को अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उन जीवित पौधों की पैकेजिंग के ये काम आते हैं। साथ ही साथ कांच का जो सामान होता है उसको भी पैक करने के काम में इनको लिया जाता है। थर्ड पॉइंट देखो, स्फैग्नम एक ब्रायोफाइट है और ये पानी में पाया जाता है। तो पानी में इसके अवशेष जो हैं वो जलाशय की या पानी की तली में इकट्ठा होते जाते हैं और धीरे धीरे कई सालों में कालांतर में वो जमा होते जाते हैं और पीट कोयले का भंडार बनाते हैं। पीट एक कोयले का प्रकार है, तो ये धीरे धीरे कालांतर में ईंधन में बदल जाते हैं। तो इनका ये बहुत ही आर्थिक महत्व है। अब चूंकि ये एक तरह के पौधे हैं इसलिए बहुत से कीट और जंतु इनको आहार के रूप में भी खाते हैं। खास करके इनके जो कैप्सूल्स होते हैं वो छोटे छोटे जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका प्रिय भोजन होते हैं। ठीक है, अब ये पौधे कुछ सूचक की तरह भी काम करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे विशेष स्थानों पर उगते हैं जहां पर हमें कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे मार्सिया, यहाँ आ की मात्रा और लगाना, मार्सिया और फ्यूनेरिया ये उन्हीं स्थानों पर बहुतायत से उगते हैं जहां मिट्टी में तांबा बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये एक सूचक है कि यहाँ पर अगर ये स्पीशीज उग रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर तांबे की मात्रा ज्यादा है। इस तरह से ब्रायम, ये जो एक ब्रायोफाइट है, ये ऐसे स्थानों पर उगता है जहां पर भूमि क्षारीय होती है। तो इस तरह से ये कुछ सूचक की तरह भी पर्यावरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों ये था डिटेल ब्रायोफाइट्स का। आशा करती हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।